गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है निरोधी विभव। निरोधी विभव बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कल के पार्ट का हिस्सा है, प्रकाश विद्युत धारा का प्रायोगिक सत्यापन, उसी का हिस्सा है। उसी में ही निरोधी धारा क्या, निरोधी विभव क्या होता है, ये हमें पता लगाना है। तो कल का ही डायग्राम मैंने बना दिया, आपको वापस बनाने की जरूरत नहीं, केवल आपको ये परिभाषा समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया। केवल आपको ये परिभाषा ही लिखनी है और याद करनी है, डायग्राम इस परिभाषा में नहीं है। जब भी निरोधी विभव का क्वेश्चन पूछे तो ये ओनली और ओनली डेफिनेशन ही आपको लिखनी है। तो सबसे पहले निरोधी विभव होता क्या है, पहले एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं डायग्राम से आपको ये परिभाषा प्रूफ करके बता देता हूँ कि कैथोड के सापेक्ष। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इस लेक्चर पे नया है, निरोधी विभव पढ़ने आया है, तो आपको इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये उससे पूरा कनेक्टिंग चैप्टर ही है। अगर पिछली वाला नहीं देखोगे, इससे जस्ट बैक वाली एक क्लास देखकर भले ये क्लास देख लेना, पर वो पिछली वाली क्लास देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा पूरा कनेक्ट है ये टॉपिक, उससे पूरा कनेक्ट है। वो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। निरोधी विभव, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया जाने वाला वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य प्राप्त हो, उसे निरोधी विभव कहते हैं। ये हमारा क्या था, कैथोड, और ये था हमारा एनोड। दिक् परिवर्तक था। दिक् परिवर्तक की सहायता से क्या होता था, हम कैथोड या एनोड पर इच्छा से धनात्मक या ऋणात्मक विभव उत्पन्न कर सकते थे। कैथोड पर धनात्मक करना है तो धनात्मक, एनोड पर ऋणात्मक विभव उत्पन्न करना है तो ऋणात्मक, इच्छा अनुसार हम विभव उत्पन्न कर सकते थे। जैसे ही प्रकाश इस पर आपतित होता है कैथोड प्लेट पर, कैथोड प्लेट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब हमें क्या करना है, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया जाने वाला वह ऋणात्मक विभव, यानी दिक् परिवर्तक की सहायता से। दिक् परिवर्तक क्या करता है, कैथोड या एनोड को क्या देता है, धन या ऋण विभव उत्पन्न करवाता है इच्छा अनुसार। तो हम दिक् परिवर्तक की सहायता से क्या करेंगे, इस एनोड पर एक ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेंगे, यानी माइनस विभव, ऋणात्मक विभव इस पर, किस पर, एनोड पर उत्पन्न करेंगे। और जैसे ही एनोड पर हम ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेंगे, इस कैथोड से जो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, प्रकाश के आपतन के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। वो इलेक्ट्रॉन इस ऋणात्मक विभव के कारण इस एनोड से प्रतिकर्षित होकर वापस कैथोड की तरफ गति करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से धीरे धीरे बाहर निकलना बंद हो जाएंगे, अंदर ही रहेंगे। यानी कैथोड के सापेक्ष किसके कारण बंद हुए, ये इस ऋणात्मक विभव के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर आने बंद हुए। इलेक्ट्रॉन बाहर आने बंद हुए यानी परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाएगा, प्रवाहित नहीं होगी। धारा किसके कारण प्रवाहित होती थी इस परिपथ में, इलेक्ट्रॉन के कारण ही प्रवाहित होती थी। जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकलेंगे, इस ऋणात्मक विभव से प्रतिकर्षित होकर अंदर चले जाएंगे, तो धारा प्रवाह होगा ही नहीं। तो कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया जाने वाला वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य प्राप्त होता है, यानी परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो धारा का मान कितना होगा, शून्य। तो उसे क्या कहेंगे हम, निरोधी विभव। यानी एनोड को वह ऋणात्मक विभव देना है, किसकी सहायता से, दिक् परिवर्तक की सहायता से, जिसके कारण इस नेगेटिव विभव के कारण ये इलेक्ट्रॉन इससे प्रतिकर्षित होकर कैथोड प्लेट के अंदर ही रह जाएंगे। उस वक्त इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और उस वक्त जो एनोड प्लेट पर ऋणात्मक विभव होगा, उस विभव को हम क्या कहेंगे, निरोधी विभव। ओके, तो कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया जाने वाला वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव की परिभाषा बहुत इजी है और बहुत बार पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो नोट कर लो, डायग्राम नहीं बनाना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, डायग्राम नहीं बनाना है, आपको केवल परिभाषा ही लिखनी है। तो आप केवल परिभाषा ही लिख लो। ओके, तो डेफिनेशन नोट कर लो आप। हाँ, तो सेकंड जो चीज हम पढ़ेंगे वो है हमारी दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति क्या है, सबसे पहले दहली आवृत्ति, ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आज जितनी भी परिभाषाएं हम पढ़ेंगे, निरोधी विभव है, अब हम पढ़ रहे दहली आवृत्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे दहली तरंग दैर्ध्य, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितनी भी परिभाषाएं हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो आपको ये परिभाषाएं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझनी है और
लिखनी है अपनी कॉपी में और याद करनी है। ये परिभाषा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं भी बोर्ड के एग्जाम दे रहा था, 12th एग्जाम, तब मेरे एग्जाम के टाइम में भी ये डेफिनेशन पूछी गई थी और मैं लिख के आया था पूरी डेफिनेशन, तो इसके मेरे को पूरे मार्क्स मिले थे। तो आपको भी ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करनी, हो सकता है आपको भी पूछ ले एग्जाम में। तो दहली आवृत्ति, सबसे पहले इसको शो किससे करते हैं, इसको शो करते हैं म्यू नॉट, जिसको दर्शाते हैं ऐसे, ये म्यू नॉट, इससे हम दहली आवृत्ति को शो करते हैं। अब दहली आवृत्ति होती क्या है, ये भी हमारे उसी टॉपिक का हिस्सा है, प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो धातु के पृष्ठ पर आपतित वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे देने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ हो जाता है, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों आप पूरी हिंदी में ही लिखना, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉनों, आप वैसे इलेक्ट्रॉनों पूरा हिंदी में ही लिखना, का उत्सर्जन आरंभ हो जाता है, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। यानी एक धातु का पृष्ठ है, इसको हम आवृत्ति दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, धातु के पृष्ठ पर आपतित वह न्यूनतम आवृत्ति दे रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। एक आवृत्ति की वैल्यू बढ़ा रहे, एक टाइम ऐसा आया जब हमने आवृत्ति की वैल्यू दी और पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या हो गया, आरंभ हो गया। यानी वह पॉइंट ही, वह न्यूनतम आवृत्ति, उससे ज्यादा की आवृत्ति नहीं, जिस पॉइंट पर हमने आवृत्ति दी और वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ हो गया, वह आवृत्ति कहलाती है हमारी दहली आवृत्ति। यानी धातु के पृष्ठ पर आपतित वह न्यूनतम, वह कम से कम आवृत्ति जिससे देने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ हो जाता है, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होगा, क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी सबसे कम मान की धारा, जैसे कि इससे अगर मैं एक वैल्यू भी बढ़ा दूं इसकी आवृत्ति की, वो वैल्यू नहीं गिनी जाएगी। वह न्यूनतम आवृत्ति, वह कम से कम आवृत्ति जिसे दे दिया एक बार और देते ही पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति। इसको हम दर्शाते हैं म्यू नॉट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तो आप ये लिख लो, बहुत इजी है, मुझे आज भी याद है। आज भी नींद में से उठा के भी पूछ लो ना, तो भी दहली आवृत्ति की परिभाषा मुझे याद है। उस टाइम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा लगती थी, इसलिए मैं याद करके गया था और एग्जाम में लिख के भी आया था, क्वेश्चन पूछा गया था। आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। धातु के पृष्ठ पर आपतित वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे देने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। इसे म्यू नॉट से दर्शाते हैं। ओके, तो लिख लो। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दहली तरंग दैर्ध्य। दहली आवृत्ति हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, तो थर्ड हमारी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दहली तरंग दैर्ध्य, इसको हम लैम्डा नॉट से शो करते हैं, लैम्डा नॉट। ओके, तो दहली तरंग दैर्ध्य क्या है, आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य। दहली तरंग दैर्ध्य आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य देने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं हो पाता है, उसे दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कोई धात्विक पृष्ठ है, इस पर हम तरंग दैर्ध्य आपतित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है, तरंग दैर्ध्य आपतित हो रहा है, अधिक से अधिक तरंग दैर्ध्य आपतित हो रहा है, बट एक पॉइंट आएगा जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य हम यदि इस धातु के पृष्ठ को दे देंगे, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना बंद हो जाएंगे। उस अधिकतम तरंग दैर्ध्य को हम क्या कहेंगे, दहली तरंग दैर्ध्य। यानी आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक मान का तरंग दैर्ध्य देने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं हो पाता है, यानी उत्सर्जन नहीं हो पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसे हम लैम्डा नॉट से शो करते हैं। ओके, तो यहां तक नोट कर लेना। तीनों इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो अच्छे से सारी डेफिनेशंस लिखना और एग्जाम में भी अच्छे से लिखना, अपनी नोटबुक में भी अच्छे से लिखना।
हाँ, तो जैसे हम आवृत्ति देते हैं किसी भी धात्विक पृष्ठ को, तो वो आवृत्ति हम तीन टर्म्स में देते हैं, तीन भाग में देते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में जब आवृत्ति शून्य पर रखते हैं, यानी आवृत्ति जब हम शून्य दे रहे हैं, यानी दे ही नहीं रहे बिल्कुल, तब क्या होगा, जिससे पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। सेकंड, बी टर्म में जब हम देते हैं पृष्ठ पर निश्चित न्यूनतम आवृत्ति आपतित करने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ हो जाता है। ये हम आवृत्ति का पार्ट 2, यानी जब हम पृष्ठ पर एक निश्चित, जो हमारी दहली आवृत्ति थी, वही पृष्ठ पर जब हम निश्चित न्यूनतम आवृत्ति आपतित करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है। ओके, थर्ड टर्म में क्या होता है, जब हम आवृत्ति को बढ़ाने लगते हैं, आरंभ तो हो गया, अब उससे अधिक मान की आवृत्ति देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी अधिक होगा और धारा भी बढ़ेगी। तो तत्पश्चात आवृत्ति को बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ेगा, किंतु कुछ समय पश्चात धारा भी नियत हो जाएगी। इस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। सबसे पहले तो हमने न्यूनतम आवृत्ति दी, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ हो गया। थर्ड टर्म में हमने क्या किया, उस आवृत्ति को बढ़ाया। आवृत्ति को बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ेगा यानी प्रकाश विद्युत धारा, हमारा जो धारा है उसका मान भी बढ़ेगा। और जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जिससे अधिक मान की हम आवृत्ति देंगे तो धारा का मान नियत हो जाएगा, यानी कांस्टेंट, यानी एक समान मान की धारा उस परिपथ में बहती रहेगी। और उस धारा को ही हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। जब एक नियत मान की धारा अधिक आवृत्ति देने पर जब धारा का मान नियत हो जाता है, तो उस नियत मान की धारा को हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। ओके, तो ये हमारा किसका पार्ट है, दहली आवृत्ति का पार्ट है। दहली आवृत्ति की डेफिनेशन पूछी जाए और दहली आवृत्ति अगर ज्यादा मार्क्स में पूछी जाए तो आपको डेफिनेशन के साथ ये सारे पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, तो ये आप पॉइंट्स भी नोट कर लो। उसके बाद हम एक लास्ट ग्राफ बना देते हैं, उसके बाद हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। हाँ, तो आज का हमारा वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ग्राफ जो है वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में, बिकॉज उसमें बहुत कुछ समझाना है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज हमारे जो टॉपिक हमने पढ़े तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, निरोधी विभव, दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्ध्य। और दहली तरंग दैर्ध्य के तीनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दहली तरंग दैर्ध्य की परिभाषा ज्यादा मार्क्स में पूछी जाती है, आपको तीनों पॉइंट्स भी लिखने बहुत जरूरी है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उस टॉपिक पर 2 या 3 दिन के अंदर वीडियो बनाकर भेज देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।